नमस्कार बच्चों। चैप्टर 1 पूरा हो गया। चैप्टर संख्या 2 लिखो आप। चैप्टर संख्या 2 शुरू से शुरू कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़ना आप है। इसको बोलते हैं बच्चों सर्वनाम। अब जो इसका हिंदी में नाम है वो इसकी खुद अपने आप ही व्याख्या करता है। देखो, वस्तु, जानवर, जगह, व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाले शब्द तो होते हैं संज्ञा। मतलब नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एटसेट्रा। अथवा ये कह सकते हैं कि ए नेमिंग वर्ड इज ऑलवेज अ नाउन। वस्तु, जानवर, जगह, व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा होते हैं, अथवा नाम बताने वाला शब्द हमेशा ही संज्ञा होता है। जब भी वाक्य में नाउन या एरर की जांच करनी होती है तो सबसे पहले उसी वर्ब को पकड़ते हैं जिस वर्ब के आगे और कोई वर्ब मौजूद नहीं होती है। वर्ब के तुरंत पहले का आइटम वर्ब का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के तौर पर दो ही चीजें होती है, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को बच्चों हम जानते हैं आई व्यू ही शीट दे, तो बचा आइटम क्या रहता है? नाउन। नाउन में एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता, कई सारे शब्द मिलकर के भी नाउन बनते हैं। नाउन अगर वर्ब के पहले आता है तो वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है, मेन वर्ब के बाद में आए तो का ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रपोजिशन के बाद में आता है तो का ऑब्जेक्ट बन जाता है। हु, हुम, व्हाट के जवाब हमेशा ही नाउन अथवा प्रोनाउन होते हैं। फिर आता है बच्चों नाउन के मूल 5 प्रकार: कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव। ऐसा नाउन जो पूरी जाति का बोध कराता है कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन अपने आप में सिंगुलर और काउंटेबल होता है, का बहुवचन बनाया जा सकता है, के पहले न आर्टिकल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन खास होने पर के पहले द आर्टिकल आता है। कॉमन नाउन 2 तरह से खास होता है या बनाया जाता है। पहला, जब कॉमन नाउन रिपीट होता है तो खास होता है। दूसरा, जब कॉमन नाउन के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, जब भी कॉमन नाउन होता है खास। सिंगुलर कॉमन नाउन अगर पूरी जाति का बोध कराए तो के पहले द आर्टिकल आता है। प्लूरल कॉमन नाउन भी जाति का बोध कराए तो के पहले जीरो आर्टिकल आता है। सिंगुलर कॉमन नाउन अगर पोजेशन को शो करता है तो के पहले ए या एन आर्टिकल आते हैं। कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जो अपने उद्देश्य विशेष के लिए बनाए जाते हैं। अगर अन्य उद्देश्य की पूर्ति की जाए तो के पहले द आर्टिकल आता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, टेम्पल, बेड, कोर्ट, प्रिजन, मार्केट, जेल, क्लिनिक, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी। कॉमन नाउन के बाद में अगर कोई कनेक्टिव आए फिर वैसा ही नाउन रिपीट हो जाए तो ये दोनों नाउन हमेशा अपने आप में एक वचन होते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ काकी के का अर्थ देना होता है, यानी पोजेशन बताते हैं तो केवल अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और अगर नाउन दिखने में बहुवचन होता है तो केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग पुनः नहीं होता है। कॉमन नाउन का अगर नाम रख दिया जाए तो प्रॉपर बन जाता है। प्रॉपर नाउन अपने आप में सिंगुलर और अनकाउंटेबल होता है, का बहुवचन नहीं बनता है, के पहले न आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में द आर्टिकल आता है। परिस्थिति संख्या 1, कॉमन नाउन अगर वस्तु के रूप में होता है तो का नाम नहीं रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर का नाम रख दिया जाए तो के पहले द आर्टिकल आता है। प्रॉपर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो के पहले द आर्टिकल आता है। प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन या टाइटल के रूप में काम में लेते हैं तो के पहले द आर्टिकल आता है। प्रॉपर नाउन के पहले हिंदी में कोई दिया गया होता है तो के लिए ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा केवल स्पीकिंग में होता है, राइटिंग में नहीं। प्रॉपर नाउन के साथ काकी के का अर्थ देना होता है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर नाउन दिखने में ही बहुवचन होता है तो केवल अपोस्ट्रोफी आती है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नाउन जिसे देखा और छुआ नहीं जा सके बल्कि महसूस किया जा सके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। शब्द के अंत में अगर टी वाई, आर वाई, एन ई डबल एस, एच डब्ल्यू डी, एस एच आई पी, यू आर ई, एन सी, एन सी एम, एन टी, एल टी एच, आई ओ एन, आई एस एम आते हैं तो शब्द भाववाचक होता है। अपने आप में सिंगुलर और अनकाउंटेबल होता है, का बहुवचन नहीं बनता, के पहले न आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होते। खास होने पर के पहले द आर्टिकल आता है। खास कब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जब दूसरे नाउन के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, अथवा ये कहें जब दो नाउन ऑब से जुड़ते हैं पहले द आता है। वस्तु के रूप में ऐसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता मटेरियल नाउन कहलाता है। मटेरियल शब्द मैटर से बना है, का अर्थ पदार्थ होता है, की अवस्थाएं 3 होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन अपने आप में सिंगुलर और अनकाउंटेबल होता है, का बहुवचन नहीं बनता, के पहले न आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होते हैं। खास होने पर के पहले द आर्टिकल आता है। मटेरियल नाउन खास कब होता है? जब दूसरे नाउन के रेफरेंस में इस्तेमाल हो, अथवा यूं कहें जब दो नाउन ऑब से जुड़ते हैं पहले द आता है। कॉमन नाउन का ऐसा समूह जो किसी न किसी ग्रुप को दर्शाए कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन को कॉमन नाउन की भांति इस्तेमाल करते हैं।
कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, पीपल, पुलिस, पब्लिक, पीजेंट्री, पोल्ट्री, आर्टिलरी, हस्बेंड्री, कैटल, जेंट्री और क्लर्जी। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो एक वचन बहुवचन दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें सदस्यों का होना जरूरी होता है, जैसे फैमिली, ज्यूरी, क्रू, कमेटी। अगर वाक्य में यूनेनिमस, यूनेनिमसली, विदाउट वोटिंग, विदाउट एनी डिस्प्यूट, इन द सेम ओपिनियन, व्यू, नहीं तो अनडिस्प्यूटेड लिखा है जब तो होते एक वचन। अगर वाक्य में मेजोरिटी, डिस्प्यूट, डिवीजन, डिफरेंट ओपिनियन, व्यू लिखा आता है तो फिर होते हैं बहुवचन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में कलेक्टिव होते हैं लेकिन कलेक्टिव होते नहीं, क्योंकि इनमें एक निश्चित संख्या होती है, इसलिए इनको यूज करने का तरीका भी कुछ अलग होता है। जैसे पेयर, डजन, स्कोर, 100,000, मिलियन। अगर इनके पहले कोई प्लूरल संख्या आती है तो इन्हें ज्यों का त्यों रखते हैं, बाद का नाउन बहुवचन हो जाता है। अगर इनको अनिश्चितता के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इनको भी बाद में आने वाले नाउन दोनों को ही बहुवचन बनाते हैं। नाउन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में काउंटेबल होते हैं लेकिन होते नहीं हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, फूड, फ्यूल, फर्नीचर, मशीनरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, वर्क, वर्ड, मिस्ट्री, प्रोज, पोइट्री, सीनरी। अगर इनको काउंटेबल बनाना होता है तो के पहले पीस ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और इनकी मात्रा बताने के लिए ए लॉट ऑफ नहीं तो लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें दो साइड्स होती हैं, हमेशा जुड़ा रहता है, बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं, वर्ब भी बहुवचन लेते हैं। पैंट्स, जीन्स, पायजामाज, शॉर्ट्स, स्लैक्स, निकर्स, बरमूडाज, जोधपुर। सीयर्स, सीजर्स, प्लायर्स, पिंजर्स, पिंसर्स। टोंग्स होता है, बाइनोकुलर्स होता है, गोगल्स, ग्लासेज, कंपासेज, स्पेक्टिकल्स। इनको काउंटेबल बनाने के लिए इनके पहले ए पेयर ऑफ का इस्तेमाल होता है और का भी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक वचन बहुवचन दोनों फॉर्म में एक ही जैसे होते हैं। हेयर, फ्रूट, फिश, डियर, रेनडियर, ऑफ स्प्रिंग और शीप। रंग और भिन्नता की बात करते हैं तो के साथ में SEIS प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं, बहुवचन नहीं बनते, के पहले आर्टिकल नहीं आता, वर्ब भी एक वचन आती है। सब्जेक्ट्स के नाम, लैंग्वेजेस के नाम, खेलों के नाम, बीमारियों के नाम। लेकिन महामारी के नाम के पहले द आर्टिकल आता है, लेकिन दो इसमें अपवाद भी निकलते हैं। अगर भाषा राष्ट्रीयता को शो करती है अर्थात इंसानों के लिए इस्तेमाल होती है तो के पहले द आर्टिकल आता है, वर्ब बहुवचन आती है। सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर माई, आवर, योवर, हिजर, इट्स, देयर, वन जो नाउन अपोस्ट्रोफी ऐसे आते हैं तो के साथ में वर्ब बहुवचन आती है। चैप्टर संख्या 2, सर्वनाम। सर्वनाम को देखो। अब जैसे हमने नाउन पढ़ा तो नाउन से ही क्या बनते हैं, प्रोनाउन बनते हैं। स्क्रीनशॉट लिया जाता है कि नहीं इन दिनों? ओनली PDF, ओनली PDF मिलेगी भाई। सारे बच्चों को नमस्कार। PDF मिलेगी आपको, और क्या मिलेगा? स्क्रीनशॉट बच्चों बंद हो गए और PDF किस पे भेजते हैं? टेलीग्राम पे भेजते हैं, सबको रोज जा रहे हैं। तो आप उसमें देखो, ये जो बोर्ड पे जो मैं लिखता हूँ पूरा पहुंचता है, ठीक है बच्चों, वहाँ मिलता है आपको। स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे भी नहीं बोलना पड़ेगा ऐसे एक क्लास में 6 बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेना आपको। ये बोर्ड पे जो भी लिखा जाता है ये टेलीग्राम पे पहुंच जाता है। और इस ऐप पे क्लास लेने का मन बनाओ, मन नहीं बनेगा तो फिर ये एक एक सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंस है, समझ गए? शुरू कर रहा हूं, अब सुन लेना ध्यान से भाई। थोड़ा सा इसमें आपके लिए बच्चों नया ये हो सकता है कि जब भी हम अंग्रेजी की व्याकरण पढ़ने का मन बनाते हैं या जब भी हम तैयारी करते हैं तो अड़ते भिड़ते ही टेंस पढ़ लिया, पैसिव वॉइस पढ़ लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिए, पैसेज सॉल्व करके देख लिए, हल्के फुल्के कोई प्रपोजिशन मॉडल पढ़ लिए। हम इनको नहीं पढ़ते हैं। हिंदी में भी अगर बात करें तो बच्चा अड़ते भिड़ते ही संधि पढ़ता है, समास पढ़ लेता है, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ता है, लेकिन संज्ञा सर्वनाम को बच्चा उसमें भी नहीं पढ़ता है। लेकिन चीजें जनरेट तो यहीं से होती हैं भाई। किसी भी व्याकरण की किताब में अड़ते भिड़ते ही चैप्टर का नाम नाउन आता है, 2 नंबर पे प्रोनाउन ही आता है, 3 पे वर्ब आते हैं। तो इसका एक लॉजिक रहता है। जब भी हम अंग्रेजी या हिंदी में कोई वाक्य लिखते हैं तो वाक्य की शुरुआत कहाँ से करते हैं? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट के तौर पर चीजें कितनी आती हैं? 2, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन।
तो मूल रूप से तो नाउन ही होता है, नाउन की जगह जो शब्द काम में आता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। इसलिए नाउन को स्थान पहला मिलता है, प्रोनाउन को स्थान संख्या 2 मिलता है। अब सुनो इसको प्रोनाउन क्या है। द वर्ड which is used in place of a noun in order to avoid the repetition is called a pronoun। ये परिभाषा है छात्रों इसकी। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी परिभाषा हो गई, प्रोनाउन की ये परिभाषा हो गई। अब इसके नाम से समझ लो कि सर्वनाम होता क्या है। बच्चों नाम का अर्थ होता है नाउन। तो जितने भी इस यूनिवर्स में नाम मौजूद हैं वो सारे के सारे नाम क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और छात्रों सर्व का अर्थ होता है सभी, सारे। सारे नामों की जगह जो शब्द काम में आता है उसी को हम बोलते हैं सर्वनाम। सर्व यानी सारे, नाम का मतलब नाउन। सारे नामों की जगह जो शब्द काम में आता है उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। परिभाषा देख लो, द वर्ड शब्द विच इज यूज्ड जो काम में लाया जाता है, इन प्लेस ऑफ ए नाउन ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर काम में लाया जाता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटिशन, रेपिटिशन पुनरावृत्ति, और ऑर्डर टू अवॉइड टालने के लिए, निग्लेक्ट करने के लिए, इग्नोरेंस इग्नोर करने के लिए, उसको बच्चों हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ होता है सर्वनाम। नाम का मतलब होता है नाउन, सर्व का अर्थ होता है सारे। सारे नामों की जगह जो शब्द काम में आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। अथवा हम डिफाइन ऐसे कर ले कि ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है, उस शब्द को हम प्रोनाउन बोलते हैं। कैसे बचेंगे पुनरावृत्ति से, सुन लो इधर। अब प्राइमरी लेवल पे आपने स्कूल में गाय पे पैराग्राफ लिखो साहब, गाय पे निबंध लिखो, तो फिर आप गाय पे निबंध कैसे लिखते थे? द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर होती है। सेकंड सेंटेंस आप लिखते थे, इट हैज 2 हॉर्न्स, इसके 2 सींग होते हैं। इट हैज अ लॉन्ग टेल, इसके एक लंबी पूंछ होती है। इट हैज 4 अडर्स, इसके 4 थन होते हैं। आप ऐसे लिखा करते थे। तो पहले वाक्य में हमने काऊ लिखा, लेकिन अगले वाक्य में काऊ 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 की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमने एक उपयुक्त शब्द ले लिया, क्या? इट। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि राम इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप, राम गोज टू स्कूल डेली, फुल स्टॉप, राम गेट्स बैक फ्रॉम देयर इन टाइम, फुल स्टॉप, राम गोज टू प्ले चेस इन द इवनिंग डेली, फुल स्टॉप। हर वाक्य की शुरुआत किससे कर रहा हूं? राम से। और राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब इस नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम एक उपयुक्त वर्ड लेंगे, ही। तो राम इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो इसके स्थान पर शब्द काम में आए छात्रों, उसको ही हम क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन पढ़ते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लो आप। रमा गेव ए पेन टू सीता। वाक्य देख लो भाई, वापस नाउन में आ गए। अब हम वर्ब के तुरंत पहले का आइटम वर्ब का क्या रहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तौर पर 2 ही चीजें आती है, या तो आता है नाउन या फिर क्या आता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को दुनिया जानती है, आई व्यू ही शीट द बच्चा आइटम नाउन होता है। मेन वर्ब के बाद में मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के तौर पर 2 ही चीजें आती है, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन।
प्रोनाउन को दुनिया जानती है। आई का मी, वी का यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। बचे आइटम नाउन होते हैं। प्रपोजिशन के बाद में प्रपोजिशन का क्या आता है? ऑब्जेक्ट के तौर पर कितनी चीजें होती हैं? दो, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। प्रोनाउन को दुनिया जानती है। आई का मी, वी का यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। बचे आइटम नाउन होते हैं। इसका मतलब एक वाक्य में नाउन का फंक्शन क्या होता है? वर्ब के सब्जेक्ट का, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट का, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का, ये तीन फंक्शन होते हैं। अब रमा की जगह अगर बच्चों में यहाँ शी लिखता हूं तो बताइए शी का भी फंक्शन अपने आप ही क्या हो गया है? सब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पेन की जगह छात्रों इट लिखता हूं तो इट का फंक्शन अपने आप ही क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ सीता की जगह हर लिखता हूं तो इसका फंक्शन अपने आप ही क्या हो गया है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यानी कि जो कार्य एक वाक्य में नाउन करता है वही कार्य वाक्य में कौन भी करता है? प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन तो एक क्या है? अरेंजमेंट है। प्रोनाउन एक क्या है? व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था का नाम है? अपने घर में एक रामू नाम का नौकर पिछले 15 साल से काम कर रहा है, नेपाल का रहने वाला है, शादी हो गई और छोड़ के भाग गया। अब हम दूसरा एक सर्वेंट लेके आए। दूसरा जो सर्वेंट लेकर के आएंगे तो वो उन सारे कार्यों को फुलफिल करेगा जिनको रामू नाम का पहला सर्वेंट किया करता था। इसका मतलब नए सर्वेंट के हिस्से में कौन से काम आएंगे? जो पहले वाले के में थे उनको पूरा पूरा 100 फुलफिल करता है। यानी कि नाउन जो होता है उस नाउन की जगह पूर्ण रूप से खाना पूर्ति, कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति कौन करता है? प्रोनाउन करता है। समझ गए? अब अभी तक तो बच्चों हमने फॉर्मूला क्या लिख के चल रहे थे इसका? अभी तक तो हमने फॉर्मूला इसका लिखा था ये कि नाउन अगर वर्ब के पहले आए, फिर नाउन अगर वर्ब के बाद आए, नाउन अगर प्रपोजिशन के बाद में आए। अभी तक तो हमने फॉर्मूला ये सीख लिया था नाउन में, लेकिन आज हम नया फॉर्मूला क्या सीख गए हैं? नाउन हो अथवा प्रोनाउन, वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट ही बनेगा। वर्ब के बाद नाउन अथवा प्रोनाउन आए तो ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। फिर प्रपोजिशन के बाद में नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। ये लो, ये आज हमने नई बात सीख ली है। तो इसका आपको पीडीएफ पहुंच जाएगा अपने आप, तो लिखने की आवश्यकता हाल फिलहाल तो इसको है नहीं, उसमें से देख लेना आप। और अगर इसमें ऐसा लग रहा हो कि यार उलझन में आ रहे हैं बेवजह ही, कौन नाउन प्रोनाउन के चक्कर में पड़ेगा, तो डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ पैसिव वॉइस या टेंस, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी मैं तो इतने वर्षों से देख रहा हूँ, मेरी नज़र में तो नाउन प्रोनाउन होने चाहिए अंग्रेजी में पहले, नहीं ये कहीं न कहीं आपके लोचा देंगे। आगे हम चैप्टर पढ़ने चलेंगे आर्टिकल, हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ऐसे पैसिव वॉइस, कोई सा भी अगला ग्रामर का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर वहाँ कहीं न कहीं नियम हिट मारेगा। फिर मैं आपसे कहूँगा बच्चों ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर वहाँ मुझे बार बार व्याख्या देनी पड़ेगी आपको कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये प्रॉपर होता है, ये फला होता है। वहाँ 20 बार बतानी पड़ जाएगी एक बात, और यहाँ एक बात एक ही बार बतानी पड़ जाएगी। स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है तो इसका पीडीएफ देख लेना आप। तो निष्कर्ष बच्चों यहाँ ये निकला है कि ऐसा शब्द जो नाउन के दोहरान से बचने के लिए काम में लिया जाता है उसको बच्चों हम प्रोनाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन को अगर हिंदी में पढ़ लें तो सारी बीमारियों का बन जाएगा पेनेसिया, रामबाण दवा। कौन सी? सर्वनाम। बोले सारे नामों की जगह जो शब्द काम में आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो हाल फिलहाल यहाँ से हमें दो ही बातें समझ में आई हैं कि नाउन के दोहरान से बचने के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन के एक वाक्य में वे ही फंक्शन होते हैं जो एक नाउन के होते हैं। समझ गए आप? जो नाउन काम करेगा वाक्य में वही काम कौन करेगा? प्रोनाउन। दोनों एक दूसरे के स्थान पर क्या है? रिप्लेस है। तो प्रोनाउन को हम और अंग्रेजी में क्या बोल दें? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, ये लो जी, वैकल्पिक व्यवस्था है।
सब्स्टिट्यूशन है नाउन का, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन लगा दो। अब जो काम नाउन ने किए वही काम कौन करता है? प्रोनाउन। अब देखो आगे, बच्चों प्रोनाउन के प्रकार। अब बता देता हूं आपको, प्रोनाउन वैसे तो मूल रूप से होते हैं दो, लेकिन इतना ज्ञान की अपन को आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह के सवाल तो अपनी परीक्षा में बनते नहीं है। मूल रूप से प्रोनाउन दो होते हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल और दूसरे को बोलते हैं नॉन सेंट्रल। जब इनको फर्दर हम और क्लासिफाई करते हैं, इनका आगे जब और वर्गीकरण करते हैं तो बच्चों नाम निकल के आते हैं 10। कितने नाम निकल के आते हैं? 10 नाम निकल के आते हैं। पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और बच्चों इम्फेटिक। ये निकल के आते हैं। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसको हम बोलते हैं बच्चों अधिकारवाचक। इसको बोलते हैं हम निजवाचक। इसको हम बोलते हैं संबंधवाचक। इसको बोलते हैं परस्परवाचक। इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। इसको बोलते हैं संकेतवाचक। इसको बोलते हैं बंटनवाचक। इसको बोलते हैं प्रभाववाचक। चैप्टर में अगर बोरियत लगे तो मुझे बता देना, उतना ही निकाल लेंगे चैप्टर में से जितना आपके काम का है। हालांकि हमें स्टूडियो में इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं जाता है कि आप इनको इतना इतना पढ़ावें। ये सब हम अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं आपको। मर्जी इन द सेंस के एक भी सवाल आउट नहीं होना चाहिए। कंटेंट चाहे 10 पेज हम फालतू पढ़ लें, लेकिन एक भी सवाल अगर निकल गया तो एक सवाल सारी की सारी क्या है, शेड्यूल कोई चेंज कर देता है। एक क्वेश्चन 5 पेज अगर अतिरिक्त पढ़ने पड़ जाए और उनमें हमको 1 या 2 सवाल भी पकड़ में आ गए, और बच्चों मेरा तो काम है ये अंग्रेजी को पढ़ाने का, तो मैं तो कहाँ से कितनी चीज काट के ले जाऊंगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसमें से पढ़ाते समय क्या चीज तो इन्होंने हटा लिए, कौन कौन सी चीज हमको नहीं बताई। सपने में भी नहीं आएगा आपके कि ये चीजें कट हो गई हैं, कुछ स्किप हुआ है क्या। इसलिए आराम से पढ़ लो, और जितने एडमिशन ले रखे बालक सारे ही पढ़ो इसको क्लास में। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। अब बच्चों ये हो गए आपके प्रोनाउन कितने, 10।
ये जो अंग्रेजी बोर्ड पे यहाँ पढ़ रहे हो ना, इसके अलावा और भी परीक्षाएं जैसे कोई बच्चा भर देता है, देनी पड़ती हैं। एसएससी का फार्म भर दिया, बैंक का भर दिया, ग्राम सेवक में 11 सवाल आते हैं वो भर दिया, आरएस मेंस का भर दिया, वहाँ 20 नंबर की व्याकरण आती है, 60 का वो आता है कंपोजिशन। आरजेएस की परीक्षा दे ली, 15 सवाल ऑब्जेक्टिव उसमें आते हैं। जहाँ जहाँ आप अंग्रेजी का पेपर देंगे वहाँ वहाँ ये पूरी की पूरी जो ग्रामर आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो आपको लग जाएगा इसमें कि भाई सीखने में 2-4-10 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें एवर लास्टिंग फायदा देंगी आपको। इनको पढ़ पढ़ के जन कितने मास्टर तो पढ़ा रहे अभी। अब यहाँ ऑफलाइन में होते तो आपको अवगत कराता, अब यहाँ से कैसे बताऊँ भैया। इसको पढ़ा अपन इसलिए रहे हैं इतना इन बच्चों को, अपना उद्देश्य है कि इनका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और आनंद सीट देने की बात हुआ है भाई, कड़वा लगेगा लेकिन आपको ये माननी पड़ेगी बात। मास्टर के पट्टा के नियम तो याद खुद के ही नहीं है, जब क्या करता है फिर सीट ही देगा, फिर आदमी करेगा क्या। तो मैंने तो क्लास में देखे अड़ते भिड़ते गए, ऐसे 30-40 का बैच बन गया, 100 का बन गया। घुसते ही नाउन की 5 नाउन बता दिए और 2-2 उदाहरण बता दिए, साफ कर दिया कि तो हो गया नाउन। ये पन्ने पकड़ो सारे 50-50 एरर है। पहला में डी एरर है। वो बालक भी क्या करते हैं यार, कितना तगड़ा टीचर है यार, ऐसे नजरों में ही बता गया डी में एरर है। अब बालक छोटे छोटे से कोई गोले से मांड ले जाते हैं, घर के हम छांट लेंगे, 15 दिन बाद वो सारा मसला साफ है, कहीं तो उन पे घर ले जा खीरे छील के छिलकों को डस्टबिन में डाल ले आते हैं। गया पन्ना गया तो मास्टर का ज्ञान भी गया सब। अब ले लो, आप कहाँ से नियम लाओगे, कहाँ से पढ़ोगे। फिर आपको किताबें पूछनी पड़ती हैं, और मैं किताब बच्चों को मना करता हूँ हमेशा कि पहले आपका बेस तैयार कर लो। जब बेस एकदम ओके हो जाए, सारी चीजें यहाँ आ जाए ना ऐसे, बस उसके बाद अच्छी अच्छी किताबें खरीद लो। आप यूनिवर्सिटी ग्रामर की बुक है उसको खरीद लो, रेन एंड मार्टिन वाली बुक पढ़ लो आप। ऐसे कुछ अच्छी, कुछ बिहार के राइटर हैं पटना वाले, वो बढ़िया लिखते हैं, बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में। कोई किताब खरीद लो, कोई पढ़ लो, क्योंकि नियम बच्चों वही रहते हैं, नियम चेंज नहीं होते। बस फर्क इतना है कि आपने नियम पूरे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, बस यहाँ है सारी कहानी। अब हम यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, 62 नियम गिन के पढ़ लेंगे। अब कोई किताब में जैसे अगर 22 दे रखे हैं तो उसमें मरण किसका है, आपका ही है। कोई मास्टर 17 पढ़ा गया पुकार पुकार के, आपने सोची इसके बराबर तो कोई मतलब हुनरमंद आदमी नहीं। कितना तगड़ा टीचर है अंग्रेजी का जो 17 में ही काट गया। आपको तो पता ही नहीं है कि 17 होते हैं, 11 होते हैं, 35 होते हैं। जब पता ही नहीं है तो उसको तो कितना ही पढ़ा दो आप। लेकिन बच्चों खबर जब लगती है, जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं ना, जब नियम संख्या आके टपकता 18वां, जब उसकी हवा पानी कुछ लगता ही नहीं है फिर। एनीवेज छोड़ो इन सारी बातों को और वापस यहाँ आ जाओ, क्योंकि ये बात ऐसी है, इन पे अपन कितना ही बात कर लें। अपन ने बच्चों यहाँ 2 चीजें पढ़ी हैं। अगर ऐसा लगे ना कि यार इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है हमको, ऐसा लगे ना कि ज्यादा हो रहा है मटेरियल, तो 5-1 दिन का क्या बंक मार लो, तो अपने पैसे वही शुरू हो जाएगा, झट एंट्री कर लेना आप, ऐसे कर लो। तो जो बच्चा पढ़ रहा है उनको तो पढ़ा दे अपन। वैसे भी अपन तो मर्जी से ही पढ़ा रहे हैं, न आपके कहने से पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे ऐसे डिमांड करें जब पढ़ाऊंगा। नहीं कोचिंग की तरफ से कोई प्रेशर है कि नहीं साहब आप तो ऐसे ऐसे पढ़ाओ, नहीं। अपने को तो बच्चों का हित देखना है कि इनका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, चाहे 10 पन्ने इनको अपन एक्स्ट्रा पढ़ा दें। बस अपनी जो थियरी है वो ये है। वापस आइए, 2 चीजें हमने सीख ली बच्चों। एक तो हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन सीख ली, एक प्रोनाउन के हमने फंक्शन सीख लिए हैं। तो हमने ये देखा कि नाउन की जगह काम में आने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। दूसरा हमने ये देखा कि प्रोनाउन के वे ही फंक्शन होते हैं जो एक नाउन के होते हैं। अब देखो इनमें अपन उनको निकालें अगर पहले, जो हमारे सबसे ज्यादा काम के हैं। वैसे मैं आपको 2 नाम बता रहा था अभी कि सेंट्रल और नॉन सेंट्रल 2 तरह के प्रोनाउन होते हैं। तो पहले 2 तो सेंट्रल में आते हैं। सेंट्रल का मतलब जो वाक्य का मूल आधार होते हैं, और जो वाक्य में प्रोनाउन एसोसिएटेड होते हैं, जो मुख्य भूमिका में नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन सेंट्रल। संख्या 3 से 10। अब उन नामों से अपना कोई लिंक नहीं, क्योंकि वो नाम वाले सवाल ग्रेड 2 में आते हैं।
सेकंड ग्रेड में आते हैं। आपके पटवार में केवल ग्रामर का आएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, सैद्धांतिक प्रश्न नहीं आएगा। अब बच्चों प्रोनाउन 10 होते हैं, तो सुनो एक बार। पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इम्फेटिक। पर्सनल में बच्चों हमें क्या पढ़ना है, आई व्यू ही शी इट दे। पजेसिव में हमें क्या पढ़ना है, माई, आवर, योवर, हिजर, इट्स, देयर, वन जो नाउन अपोस्ट्रोफी एस। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या पढ़ना है, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ दोनों, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्व्स। रिलेटिव में क्या पढ़ना है हमको, हु, हुम, व्हाट, हुज, विच, दैट। रेसिप्रोकल में क्या पढ़ना है, वन, अनदर, ईच अदर। इंडेफिनिट में क्या पढ़ना है, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी और एवरीथिंग। इंटेरोगेटिव में क्या पढ़ना है, हु, हुम, व्हाट, हुज, विच। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या पढ़ना है, दिस, दैट, दीज, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या पढ़ना है, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, विच ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ। इम्फेटिक में क्या पढ़ने, वापस वही पढ़ने, रिफ्लेक्सिव। स्थान बदलने से नाम बदल जाते हैं। आपके सबसे ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से 1, 2, 3, 4 सबसे ज्यादा प्रश्न औरों में से तो आए चमता है, लेकिन इसमें से तो हर हाल में आएगा। इसमें से तो मरने के बाद भी प्रश्न आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बताया ना भी, आपको एक लिस्ट याद करनी पड़ेगी। वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, विच ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ। लिस्ट याद करनी पड़ेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट तो क्या लेंगे, टेलीग्राम पे देख लेना। अब अपने मूल रूप से तो इनमें बच्चों 4 अच्छे वाले काम के हैं, जिनमें से शानदार प्रश्न बनते हैं, लेकिन चूंकि अपने को सारे पढ़ने हैं तो फिर आप 1 नंबर डाल के लिखें। सवाल पूछ लूंगा अभी। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। समझ गए? अब लिखो, हेडिंग डाल दो, उतना मार्जिन छोड़ देना जितने में वो 10-11 नाम लिखे हुए आ जाए। लिखो बच्चों, ऐसा प्रोनाउन जो वस्तु, जानवर तथा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा प्रोनाउन जो वस्तु, जानवर तथा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा प्रोनाउन जो वस्तु, जानवर तथा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ऐसा प्रोनाउन जो वस्तु, जानवर तथा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। वाक्य में बच्चों इसका उदाहरण देख लो आप। राम गेव आ पेंसिल टू सोहन। ठीक, ऐसा एक वाक्य हमने देखा। अब बच्चों ये क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले का आइटम वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के तौर पर चीजें कितनी हैं? 2 हैं। या तो बच्चों नाउन है, नहीं तो प्रोनाउन है। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये तो क्या है? नाउन है। अगर मैं राम की जगह यहां ही लिखता हूं तो फिर ये बच्चों क्या है? फिर ये प्रोनाउन है। और राम लिखूं तो वो नाउन है। तो बताइए प्रोनाउन का काम किसका है? यहां सब्जेक्ट का काम है। अगर मेन वर्ब के बाद में लिखा है तो बोलो मेन वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी चीजें कितनी आती हैं? 2, या तो नाउन नहीं तो क्या आता है? प्रोनाउन। अगर पेंसिल की जगह यहाँ इट लिख दिया जाए तो बोलो ये प्रोनाउन है कि नहीं? अब सोहन प्रपोजिशन के बाद में है तो बोलो का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। प्रपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तौर पे भी चीजें कितनी आती हैं? 2, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन।
अगर मैं सोहन की जगह यहाँ हिम लिख देता हूं तो बोलो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब छात्रों ये निकला कि जब भी वर्ब के पहले नाउन आए चाहे प्रोनाउन, सब्जेक्ट का ही काम करते हैं। मेन वर्ब के बाद में नाउन प्रोनाउन आए तो वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अगर प्रपोजिशन के बाद में आए तो फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अब इससे ये बात आपके क्लियर हो गई है कि नाउन के भी एक वाक्य में काम कितने हैं? दो, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। ये अलग बात है कि ऑब्जेक्ट दो चीजों के होते हैं, मेन वर्ब का और प्रपोजिशन का। एक वाक्य में जो प्रोनाउन होता है उसके भी फंक्शन छात्रों कितने होते हैं? दो, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। ये अलग बात है कि ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है, मेन वर्ब का और प्रपोजिशन का। अब ये एकदम स्पष्ट हो गया इस वाक्य में कि भाई प्रोनाउन जो होता है उसके फंक्शन कितने होते हैं? दो, एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा फंक्शन क्या होता है छात्रों? ऑब्जेक्ट। तो बस उसी तर्ज पे हम देख लेते हैं कि ये तो फॉर्म रहेगी सब्जेक्टिव और ये फॉर्म कैसी रहेगी? ऑब्जेक्टिव। एक मजेदार बात आपको बताऊं, याद रहे तो, जैसे अपन ने यहां राम लिखा, ठीक है, राम सोहन, राम ने सोहन को देखा, तो अगर मुझे नीड पड़ गई यहां कि राम गेव ए पेंसिल टू सोहन, तो मैंने यहां राम लिखा। अगर मैं यहां लिखता हूं सोहन नोटिस्ड राम, सोहन ने राम को देखा, तो राम को अगर यह जगह मिलेगी तो यहां राम लिख देंगे हम। और मैं कहूं कि सोहन गेव ए पेंसिल टू राम, तो फिर मैं यहां राम लिख दूंगा। इसका मतलब ये निकला कि जब भी वाक्य में नाउन लिखा जाए तो नाउन का स्थान बदलने से उसके नाम तो बदल जाएंगे लेकिन फॉर्म नहीं बदलेगी। अरे राम को यहां भी RAM ही लिखना है हमें। अगर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी RAM ही लिखेंगे हम। अगर प्रपोजिशन के पीछे लाएंगे जब भी RAM ही लिखेंगे हम राम को। कहने का मतलब ये हुआ कि एक नाउन को वाक्य में जहां भी आप बिठाएंगे उसका फंक्शन तो चेंज हो जाएगा, उसके नाम तो बदल जाएंगे। कभी आप उसको सब्जेक्ट पढ़ोगे, कभी ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ राम है तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रामा लिखना पड़े, वहां रामी लिखना पड़ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रोनाउन जो होता है इसके ना केवल नाम बदलते हैं बल्कि इसका फॉर्म भी चेंज होता है। यानी कि नाउन के तो केवल स्थान बदलने से नाम बदलेंगे, फॉर्म नहीं बदलेगा, लेकिन प्रोनाउन के फॉर्म भी बदल जाते हैं। जैसे सोहन के लिए हिम लिख रहा हूं कि नहीं यहाँ, नहीं तो ही लिख देता ना इधर, यहाँ भी ही लिखने की जरूरत क्या है? मन में आए हिम लिख दो आप, ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो नाउन का स्थान बदलने से नाम बदलेंगे नो डाउट, लेकिन उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन का स्थान बदलेंगे तो नाम बदलेगा, कॉमन है दोनों में, लेकिन फॉर्म भी बदलेगी। सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा आई, तो ऑब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा मी। आई के बाद वी, यू, ही, शी, इट, दे। वी का बना बच्चों अस, यू का बनता है यू, ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, इट का बनता है इट और दे का बनता है देम। खूब आराम से देख लो इसको। प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट होते ही थर्ड फॉर्म आएगी। प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट होते ही थर्ड फॉर्म आएगी। सवाल को सही पूछो। सेंटेंस जो बना के पूछ रहे हो ना अरेंज करके, वो सही नहीं। आनंद वापस पूछो। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म होता है ना, इसको प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। अगर ये सवाल पूछना है तो इसकी व्याख्या बता दिए, और कुछ सवाल है तो वो पूछो। प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है ना, उसको अपन थर्ड फॉर्म बोलते हैं। जब फॉर्म के हिसाब से पढ़ते हैं तो आई तो होता है फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता है सेकंड फॉर्म, और जो पजेसिव आते हैं ना, जैसे आई, मी, माई, वी, अस, आवर, जैसे माई, आवर, योवर, हिजर, इट्स, दियर, तो उनको बोलते हैं सेकंड फॉर्म। लेकिन अभी अपन किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? यहाँ केस के आधार पे, इसको बोलते हैं कारक के आधार पे। तो कारक के हिसाब से ये कर्ता कारक है, ये क्या है? कर्म कारक है। अपन कारक के हिसाब से देख रहे हैं।
ये बच्चों होता है ऑब्जेक्ट। तो आई का बन गया मी, वी का बना अस, यू का बना यू, और ही का बन गया हिम, शी का बन गया हर, इट का बना इट, और दे का बना देम। ठीक है, अब इनको देखो आप। आई का हिंदी में अर्थ होता है मैं, नहीं तो मैंने। वी का अर्थ होता है बच्चों हम, नहीं तो हमने। यू का अर्थ होता है आप, आपने। तुम, तुमने। तू, तूने। ही का अर्थ होता है वह, उसने। शी का अर्थ भी होता है वह, उसने। फासला केवल यह है मैस्कुलाइन फेमिनाइन। ये तो बच्चों आता है मैस्कुलाइन फॉर्म पुल्लिंग, ये आता है स्त्रीलिंग में, अर्थ बराबर है। इट का अर्थ होता है यह, और अर्थ होता है इसने। दे का अर्थ होता है बच्चों वे और उन्होंने। समझ गए? अब मी का अर्थ होता है मुझे, मुझको। इसका अर्थ होता है बच्चों हमें और हमको। इसका अर्थ होता है आपको, तुम्हें, तुमको, तुझे, तुझको। हिम का अर्थ फिर वही, उसे, उसको। ये भी उसे, उसको, इसे, और भाई इसको, और उन्हें और उनको। ये अर्थ हैं इनके भी। समझ गए? अब बोर्ड में आइए। ये जो चीज होएगी ना फॉर्म सब्जेक्टिव, यही चीज मैंने आपको यहां बताई है पहले, तो उसको और वापस से ध्यान से देखो कि ये जो फॉर्म लिखी गई है बच्चों यहां सब्जेक्टिव, ये हमेशा कहां आनी है? बिफोर वर्ब। बड़े शानदार सवाल बनेंगे, तो सामने नहीं हो आप मेरे अभी। हर सवाल पे ऐसे बैठना पड़ जाए आपको, क्या इसमें क्या उत्तर भरे। क्यों अंग्रेजी के एक से एक तुर्रमदार आदमी निकल के जाते हैं, आप तो क्या है कि इन्फीरियरिटी फील न करें, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं पास करिए ऐसा मान के चलता हूं मैं कि बच्चों ने अंग्रेजी अरसे से नहीं पढ़ी है, तो इनको उस हिसाब से अपने डील करते हैं। या तो क्लास में एमए अंग्रेजी में आते हैं बड़े बड़े तीरंदाज अर्जुन, एमए अंग्रेजी में बीएड और कई पेपर दे रखे हैं जो वर्ब नहीं भरी जाती है। एक से एक हुनरमंद पकड़ में आ जाता है कक्षा में सामने, और चेहरा अलग ही चमकता है कि हाँ ये गलत उत्तर देगा, इसको नहीं आता है, वो उसको ही खड़ा करके पूछ लिया, उत्तर अपने आप ही गलत है। तो आप क्या है, छोटे वाला को अभी आप आराम से धीरे 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 पढ़ लो, और जो 2-4 क्लास नहीं ले रहे हैं इनको तुम हीरो बन लेने दो सबको। फिर ये बाद में तुमसे ये कहेंगे बहन कल्पना ये रजिस्टर दे देना तेरा, यार आनंद भैया आपका रजिस्टर की यार जेरोक्स करानी है, जब इनके माथे में दे के मारना, आप मत देना इनको रजिस्टर। मेहनत कर रहे हो आप, अपनी पर्सनल फीस दिए आपने। ये तो आ गया वर्ब के पहले। अब यही चीज आपको याद रखनी है कि सब्जेक्टिव जो फॉर्म होगी, क्योंकि नाउन तो चाहे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखो चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और नाउन तो वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। जैसे आपका नाम राखी आ गया, तो राखी चाहे यहाँ लिखूं मैं, यहाँ राखी लिखूं, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में वहां राखी लिखूं, वो नाम राखी रहेगा। यानी कि राखी जो नाम है, जो प्रॉपर नाउन है, उसको आप चाहे कितना भी स्थान बदलें, उसका नाम तो जरूर बदलेगा कि ये अब राखी सब्जेक्ट है, अब राखी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अब राखी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन राखी का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। लेकिन ये चीज किसके साथ है? प्रोनाउन के साथ है। प्रोनाउन का स्थान बदलेंगे तो अनडाउटेडली नाउन की भांति नाम तो बदलेंगे। अब तो सब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनके फॉर्म भी चेंज होते हैं। ये फॉर्म ही तो प्रश्न बनाता है आपके लिए परीक्षा में। तो आई का क्या है? मी है। ये चीजें कहां आनी है बच्चों?
ये चीजें आपको मिलेंगी आफ्टर वर्ब एंड प्रपोजिशन। ये चीजें आपको मिलेंगी वर्ब के पीछे और प्रपोजिशन के बाद। लिख लो इसको, ये लो भाई। अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा यहां, चंद उदाहरण, एक हल्का सा रिव्यू लेंगे आपसे, क्योंकि 3 मिनट बचेंगे, अब पढ़ाया नहीं जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस among you and I? What is the difference? A, ये B, ये C और ये D। गया। इसमें बच्चों आपको एरर का पार्ट बताना है और उन बच्चों को बताना है जो इस समय क्लास में मौजूद हैं, जिनके यहाँ कमेंट्स दिख रहे हैं। कम से कम आप तो दो। जैसे नाउन पढ़ा है ना बच्चों, तो उस नाउन को रोजाना 10 से 12 मिनट रजिस्टर को सरसरी निगाह से फेरते रहो। आप 20 दिन बाद ये उंगली पे यहाँ बोलेंगे आपके, ऐसे धड़ाधड़ बोलने लग जाओगे, और आधा घंटा में ये ग्रामर कोई बोल दोगे सारी को। फिर आनंद ने तो कोई सीट की जरूरत है, ना कोई सीटे की जरूरत, ना पेपर की जरूरत, कुछ की आवश्यकता ही नहीं है। अड़ते भिड़ते क्लिक होती है सवाल पे। बस बेस तो होना चाहिए ना पहले अपने पास। तैयारी हमारी कुछ है ही नहीं। स्टेडियम में हमने अभ्यास तो किया नहीं है, अड़ते भिड़ते ही मैच में घुस गए हम। तो पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड अपने आप ही होना आदमी। इसमें एरर बतानी है आपको। सोमदत्त, आनंद कुमार, राखी, फिर सोमदत्त, फिर आनंद, फिर राखी। अच्छा, 3 बालक हो आप। आई बराबर मी, ठीक है भाई। तो यहां एरर कहां है? अब ये तो यार मेरे खुद के डिजाइन नहीं है सवाल, तो ये कोई पेपर वाला थोड़ी पूछ रहा आपसे। बोर्ड में आओ और इसकी व्याख्या को समझो पहले, फिर मजा आएगा आपको। कहाँ अंग्रेजी ऐसी होती है। व्हाट इज द डिफरेंस? सुन लो इधर, वाक्य प्रश्नवाचक है, नो डाउट। वाक्य WH के परिवार के एक सदस्य से शुरू होता है। WH के परिवार में सदस्य 9 होते हैं छात्रों। हु हुम व्हाट हुज विच हाउ वेयर व्हेन व्हाई, बात करेंगे आगे। तो हु हुम व्हाट हुज विच हाउ वेयर व्हेन व्हाई, WH के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आंख मूंद के समझ जाना वाक्य के पीछे चिन्ह लगा मिलेगा, इंटेरोगेटिव। इसका मतलब वाक्य प्रश्नवाचक है। और व्हाट इज द डिफरेंस, यहां तक तो वाक्य करेक्ट है। भाई क्या अंतर है? अब आगे का आप इसमें देख लें कहां कहां शुद्धिकरण की आवश्यकता है। डिफरेंस के बाद में हमेशा ही बिटवीन आता है। एक तो ये रही एरर, सुन लेना ध्यान से। अब व्हाट इज द डिफरेंस, ये पैक्ट नियम है। डिफरेंस के बाद में हमेशा ही बिटवीन का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों अमंग नहीं आएगा। और वैसे भी अंडरस्टूड है कि जब 2 के बीच की बात करेंगे तो बिटवीन ही आएगा, अमंग थोड़ी आता है। 2 से ज्यादा के बीच की बात करते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अमंग का। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक शुद्धिकरण तो ये हो गया। अब अगला शुद्धिकरण सुन लो, बोलो बिटवीन प्रपोजिशन है कि नहीं? प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं? तो अभी हमने पिछले पेज पे ही क्या पढ़ा था? पिछले पेज पे ही हमने क्या पढ़ा है? यू का ऑब्जेक्ट क्या रहता है? यू। यू का सब्जेक्ट भी यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी क्या है? यू ही है। ये लो, तो ये जो प्रपोजिशन के बाद में जो यू लिख रहा है ये बच्चों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ना कि ये सब्जेक्टिव में है। अब आगे और शुद्धिकरण देखो, फिर एंड आ गया। अब सुनो, एंड से जुड़ने वाले दोनों आइटम हमेशा ही बराबर बराबर होते हैं।
अगर एंड के पहले पहली वर्ब आती है तो पीछे भी पहली वर्ब आती है, पहले सेकंड बाद में सेकंड, पहले थर्ड तो बाद में भी क्या आती है, थर्ड आती है। एंड के पहले डिग्री पॉजिटिव तो बाद में भी पॉजिटिव, पहले कंपैरेटिव बाद में कंपैरेटिव, पहले सुपरलेटिव बाद में भी क्या आएगी, सुपरलेटिव। अगर पहले इसके सब्जेक्ट है तो बाद में भी सब्जेक्ट आएगा, अगर पहले ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो बताओ प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, बोलो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, यू। अब उसको छोड़ के यहाँ जाओ, एंड से जुड़ने वाले दोनों आइटम्स की क्लास हमेशा ही बराबर बराबर होती है। तो जब इसके पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है तो पीछे भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, बोले क्या आ जाएगा, मी। तो शुद्धिकरण की कितनी जगह मिल गई आपको इस वाक्य में, 2। भाई मैं तो दे सकता हूं ना, 2 भी पूछ लूं, 3 पूछ लूं आपसे, 4 जगह एरर पूछ लूं, पेपर वाला ही तो पूछेगा ना एक जगह, वही तो बाध्य हम थोड़ी हैं। ठीक है, थैंक यू।